हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो एक बार इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे भी ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लक्ष्य बैच है वो आपका स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी। इसमें जो क्लासेस लाइव चल रही हैं तो इस बैच से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। संपूर्ण थ्योरी और टॉपिक वाइज यहाँ पर MCQ ये क्लासेस चल रही हैं और ये आपका प्राइस जो है 699 ही जो है रखा गया है। इसके अलावा जो पेड बैचमेंट क्लासेस टाइम बार बार लोग पूछते हैं तो टाइमिंग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये टाइम पे आपके लिए जो क्लासेस है इस समय 1 2 3 4 5 क्लासेस जो है लाइव चल रही हैं, तो इस टाइम पे आप लोग जो है क्लासेस देख सकते हो, ले सकते हो। इसके अलावा साथियों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप लोग पूछते हो ना सर किस स्टेट वाले ले सकते हैं, तो भैया देखो ये यूपी का सिलेबस है, ये बिहार का सिलेबस है। इसी प्रकार हर स्टेट का सिलेबस लगभग सेम होता है, बस पैटर्न अलग होता है। हर जगह वही हिंदी इंग्लिश जो है, रीजनिंग जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड, यही सब चीज़ें हर जगह पूछी जाती है। बस आपका पैटर्न चेंज होता है, कहीं क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहीं क्वेश्चन कम आते हैं, बस यही होता है। ठीक है, तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करो, क्योंकि इस बैच में आपको यहाँ पर पढ़ाया तो जाएगा जाएगा सब कुछ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है ई बुक भी, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बुक भी जो है ऐड कर दिया है। कैसे लेना है बैच को, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको DOG ऑफिशियल ऐप एक है, इसको डाउनलोड करो, ओपन करो, रजिस्टर करो, कोर्सेज पे जाओ। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने जब पे ऑनलाइन करोगे तो कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और यहीं से पढ़ करके 2023 में आप देख सकते हैं कई सारे जो स्टूडेंट हैं जिनकी 22 रैंक, 20 रैंक और 122 रैंक, 1300 रैंक, काफ़ी अच्छे अच्छे जो रैंक यहाँ पर आए हैं और इनको गवर्नमेंट सीट जो है मिल रहा है। तो आप लोग भी अपनी जो तैयारी है अच्छे तरीके से करके, तैयारी भी करना है, साथ साथ जो है मेहनत भी करना है, तो ही आपके इतने अच्छे रैंक आएंगे। यहीं से पढ़ के काफ़ी लोग के रैंक 120, 22, 25 आए और कई लोग के रैंक 1 लाख भी आए हैं। तो तैयारी अच्छे से करोगे तो आपको अच्छी सीट मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। जिसको भी ज्वाइन करना है जा करके ज्वाइन कर लीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार लाइव हो जाइए, जिससे आप सभी का क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल भैया फटाफट आप लोग एक बार जुड़ जाइए, जिससे आपकी क्लास को जल्द ही स्टार्ट किया जाए। हाँ चलिए, तो चलिए आप सभी को पता है। हाँ फटाफट आप लोग एक बार सारे ग्रुप में शेयर कर दिए क्लास को, जिससे जल्दी स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर कहा गया प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी। बार बार प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध आ रहा है। चलो इसको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा डिटेल करके देख लेते हैं। डिटेल करके देखने का मतलब ये है, थोड़ा सा फटाफट से देख लें। यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा देखो। एक तरफ से लिखता हूं प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। आप जानते हैं जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध सबसे पहले 23 जून 1757 ईस्वी को नदिया जिला, भागीरथी नदी, नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर, नदिया जिला भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर, प्लासी नामक स्थान पर किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ आप जानते हैं। हाँ जरा बताओ किसके किसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था। फटाफट आप सभी लोग छाप के बता दीजिए भैया कि यह जो युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया था। जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ चलो चलो बिल्कुल, तो आप जानते हैं कौन किसके किसके लड़ा गया। पहली बात तो मैंने बताया था इसलिए पूछा आपसे, बंगाल के नवाब,
किसके बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप सभी को पता है, रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध छिड़ा है। युद्ध छिड़ने के बाद आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र, अंग्रेज, आपको पता है ये अंग्रेज षड्यंत्रधारी, बहुत खतरनाक तरीके से षड्यंत्र करते थे अंग्रेज, आप सभी को पता है। षड्यंत्र करने में इन्हें महारत हासिल था, तो इन्होंने क्या किया था? षड्यंत्र कर दिया। ठीक, षड्यंत्र किया कैसे? आप जानते हैं जो है षड्यंत्र किसके किसके बीच हुआ? आप जानते हैं प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इसमें सिराजुद्दौला को क्या मिला? धोखा। इनके साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। धोखा किसने किसने किया? तो आप जानते हैं जो है बंगाल के सेनापति मीर जाफर, यहां लिख देता हूं नीचे, मीर जाफर। कई लोगों ने दिया लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको बता रहा हूं। एक यहां के जमींदार थे, क्या थे? जमींदार थे। आप जानते हैं वह कौन थे? हाँ, जमींदार थे अमीर सेठ और जगत सेठ। यहां के जमींदार कौन थे? अमीर सेठ और जगत सेठ। इन पर ये बहुत भरोसा रखते थे, बहुत भरोसे वाले थे। वही मुन्ना भाई वाला इन पे फॉलो होता है, भरोसे वाले जो होते हैं। अगला, तो बंगाल के सेनापति मीर जाफर, और यानी बंगाल के सेनापति या सिराजुद्दौला के सेनापति, बात एक ही है, और मीर जाफर और इनकी मौसी घसीटी बेगम। इनकी मौसी थी सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम ने क्या किया? धोखा दिया। किसे? सिराजुद्दौला को दिया धोखा। इन लोगों ने किसी न किसी अपने फायदे के लिए इन्हें धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा किसका था? मीर जाफर का। पद के लालच में इसने धोखा दिया था। आपको पता है इसने धोखा क्यों दिया? मीर जाफर तो पद के लालच में, पद का लालच क्या था? बंगाल का नवाब बनना, ये पद का लालच था इन्हें, बंगाल का नवाब बनना। आपको याद रखना है क्या होगा? बंगाल का नवाब बनना। ठीक है, हाँ, ये आपका यहां पर मिस्टेक हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, बंगाल का नवाब बनना, बंगाल नवाब बनना, बस इतना ही ठीक है। इसके लिए इन्होंने धोखा दिया। उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी नामक स्थान पर इनका युद्ध छिड़ा, युद्ध छिड़ने के बाद आप जानते हैं कि बंगाल के, क्योंकि सेनापति मीर जाफर है और सेनापति के नेतृत्व में ही सेना कार्य करती है, इसलिए जो है मीर जाफर यानी सिराजुद्दौला का सेना युद्ध में शामिल ही नहीं हुई।
और जब सेना युद्ध में नहीं जाएगी तो एक राजा कितना युद्ध करेगा आप सोच सकते हैं। जब इतने लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया था, सारी चीजों में इतना खतरनाक षड्यंत्र किया था, तो आप सोचो कैसे यह जीत सकता है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे युद्ध समाप्त का मतलब जब आई नहीं सेना, तो युद्ध से हताहत हो चुके थे सिराजुद्दौला। तो इनको आप जानते हैं मीर जाफर का बेटा मीरन ने ही नवाब की हत्या कर दी। नवाब की क्या कर दी, हत्या, और अंग्रेज क्या हुए, विजय। अंग्रेजों का क्या हुआ, विजय मिला। विजय मिलने के बाद जो है कौन, मीर जाफर। विजय के पश्चात मीर जाफर आप जानते हैं 1757 में ही, हाँ आप जानते हैं 1757 है, यहां पर सॉरी डियर 56 में लिख दिया हूं, 57 है, सॉरी 1700 कितना है, 57 है, ध्यान नहीं दिया था। 1757 ईस्वी में ही आपको पता है, 1757 ईस्वी में ही मीर जाफर बंगाल का नवाब, मीर जाफर बंगाल का क्या बना, बंगाल का अगला नवाब बना। इसके बाद आप जानते हैं चाटुकारिता, यहां से माना जाता है कि भारत का यह दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध था, दुर्भाग्यपूर्ण पराजय थी, जिसमें लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र किया। यहीं से माना जाता है दासता की प्रथा बहुत आगे जाना शुरू हो गया। उसके बाद आप जानते हैं 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा दिया गया, और 1760 ईस्वी में मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब घोषित किया गया। अगला बंगाल का नवाब, अगला बंगाल का नवाब घोषित किया गया। तो ये सारी कहानी है, आपको याद रखना है, आप सभी को पता होगा। अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, हाँ ये उसी का दामाद था, मीर जाफर का ही दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर का ही दामाद मीर कासिम था। तो मीर कासिम फिर गद्दी पर बैठता है, आप लोग जानते हैं। ये है पूरी प्लासी के युद्ध की कहानी। यहां से आपको कुछ देखना होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां से मिल जाएगा। अब प्लासी में कुछ नहीं बचा हुआ है, आ जाओ क्वेश्चन क्या है। कहा गया प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखना। हाँ देखो, टॉपिक वाइज का मतलब ही यही होता है, टॉपिक वाइज पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि आपका कोई एक क्वेश्चन छूट ना जाए। उस टॉपिक पर जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एक साथ देख लिया जाए, इसी को कहते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। वही हम आपके साथ लेकर आए हैं, वही हम करवा रहे हैं। ठीक है भैया, आई बात समझ में यहां तक? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। कहा गया है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में किया था। तो आप जानते हैं अवध को कब्जे में किया था हड़प नीति के माध्यम से। किस माध्यम से? हड़प नीति के माध्यम से इसने इसे कब्जे में किया था। आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी जो है यह इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी है यह जो है व्यपगत सिद्धांत, इसने क्या किया, व्यपगत सिद्धांत लागू किया। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक? 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी 2-3 घटनाएं खतरनाक है। पहली बात तो हड़प नीति, कौन सी हड़प नीति है? हड़प नीति के तहत, हड़प नीति का मतलब क्या होता था? हड़प नीति का मतलब यह होता था, जैसे पहले क्या होता था, जो राजा होते थे अगर उनका खून यानी पुत्र
पुत्र नहीं है, पुत्र या पुत्री कोई वंशज नहीं है, तो वो गोद लेने की प्रथा थी, गोद लेकर अपने वंश को वहां से आगे बढ़ा सकते थे। जब ये आया डलहौजी तो इसने कहा कि नहीं, जिसके स्वयं के पुत्र पुत्री नहीं है, अगर उसका वंश राजा को जो रहता था अंतिम, उसे इसने क्या करता था, उसी के तहत उन्हें मिला लेता था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। उन्हीं के बाद उसे हड़प नीति के रूप में जाना गया, क्योंकि वह सारे साम्राज्य को, सारे राज्य को, जितने भी शासन थे उनको, सभी राज्य को अपने कार्यकाल में शासकों को मिलाता गया। और आप जानते हैं सबसे पहला कहा जाता है हड़प नीति के तहत सबसे पहला कौन सा मिलाया गया, सतारा मिलाया गया था, आप लोग जानते हैं। इसी हड़प नीति के तहत 1856 ईस्वी में अवध का विलय आप जानते हैं इसने कर दिया, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। अवध का जब इसने विलय किया था, दो तीन चीजें याद रखना। अवध का विलय, अवध का जो विलय किया था, अवध का विलय जो किया था इसने, अवध का विलय कब किया, 1856 ईस्वी में। जाते जाते लड़का काम करके गया था, इतना खतरनाक था, आप सोच लो क्या किया था। हाँ, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर तो इसने विलय किया था, लेकिन किस आरोप पर, तो पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को, किस प्रांत को ब्रिटिश शासन में मिलाया था। तो आपको पता है कुशासन के आरोप पर, कुशासन के आरोप पर अवध क्षेत्र को किसने, लॉर्ड डलहौजी ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य में उसको विलय कर लिया। आपको याद रखना है उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। आप जानते हैं कौन थे, वाजिद अली शाह। उस वक्त अवध के नवाब कौन थे, आपको बताना है। अवध के नवाब, उस वक्त अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। और ये कौन थे, अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब। अवध के कौन से नवाब थे, अंतिम, क्योंकि इसी के बाद विलय कर लिया गया था। तो ये क्या थे, अवध के अंतिम नवाब के रूप में जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन है, आप कहेंगे वाजिद अली खान था, आपको याद रखना है। और इसी के तहत सबसे लास्ट में आपको याद रखना है कि 1849 में, ये भी समझ लीजिए, 1849 ईस्वी में इसने क्या किया, पंजाब को भी विलय कर लिया, पंजाब का विलय। ठीक, तो इनके की घटना ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने अपने ही शासनकाल में, डलहौजी ने अपने ही कार्यकाल में, आप जानते हैं 1853 ईस्वी में, कब भैया, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल चलाई। आप जानते हैं कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे प्रथम रेल की शुरुआत की गई। कितने किलोमीटर, कुल 34 किलोमीटर। कुल कितने किलोमीटर भैया, कुल 34 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें, ये सारी आपको ढेर सारी जितनी भी जानकारी थी आपको दी गई, ये सारी जानकारियों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। ब्रिटिश समाज ने, तो आपको पता है कि अंग्रेज थे तो अंग्रेजी उनको बहुत ज्यादा आती थी, हिंदी में वो नहीं समझ पाते थे, हिंदी उनके समझ से बाहर थी, इसलिए वो अंग्रेजी
में उत्सुकता दिखाई थी, आप जानते हैं, सारी चीजें यहां पर याद रखना है। हाँ चलो, हाँ, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था, इसीलिए इन्होंने वुड डिस्पैच भी लाया था। आपको याद रखना है, शिक्षा के लिए ही, अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही। कहा गया है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा योगदान जो इसमें से मैंने अभी अभी जस्ट बताया है, बहुत देर नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा देर ही हुआ है जो मैंने बताया है आप सभी को। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, अभी मैंने बताया रेलवे को माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि डलहौजी जो था, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद रहेगा, डलहौजी जो था इसका काल 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक रहा है। इसने अपने ही कार्यकाल में प्रथम रेल शुरू की। क्या की? प्रथम रेल इसने शुरू किया। प्रथम रेल शुरू किया कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे। कब? आप जानते हैं 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को शुरू किया इन्होंने। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इनके द्वारा शुरू किया गया मुंबई से ठाणे, जो कुल कितने किलोमीटर चलाई गई आपको पता है? कुल 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है भैया, कुल कितने किलोमीटर आपको पता है? टोटल 34 किलोमीटर यह ट्रेन चलाई गई थी, आप सभी को याद रखना है। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलो आगे देखो, नेक्स्ट। कहा गया अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था, आप सभी को याद रखना है। जो अस्थाई बंदोबस्त होता है सबसे पहले कहां शुरू किया गया? सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया। आप जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त हुआ या इस्तमरारी बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था आप जानते हैं थी। इसी के बीच समझौता हुआ था इनके बीच में, और बंगाल में आप जानते हैं इसे कौन लागू किया था? पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसे लागू कर दिया था। ठीक है, हाँ, अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था पूछे तो अस्थाई बंदोबस्त कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कब? 22 मार्च 1793। कब भैया? 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया। क्या कब किया गया? 1793 ईस्वी को लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। आप जानते हैं इस व्यवस्था के तहत, यह व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था क्या थी? तो ध्यान दो, इस व्यवस्था के तहत जो 10/11वां भाग था वो सरकार का तथा 1/11वां भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। और यह व्यवस्था आप जानते हैं आप जानते हैं यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग में विस्तृत था। कितने प्रतिशत? लगभग 19% भूभाग में विस्तृत था। तो याद रखेंगे क्या? ये जो 10/11वां भाग है, 10/11वां का मतलब 11 भाग, टोटल 11 में से 10 भाग, टोटल 11 में से 10 भाग भारत सरकार का। किसका? भारत सरकार का। 11 में से 10 भाग किसका? भारत सरकार का। और जो एक भाग बच गया है उसे जमींदारों के रूप लिए निश्चित किया गया था। बाकी 11वें भाग का एक हिस्सा ये किसको मिलता था? जमींदारों को। सोचो, पूरा ले लेते थे अंग्रेज, बचता था जो थोड़ा बहुत
वो पाते थे बेचारे जमींदार जिनकी भूमि है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त बहुत खतरनाक व्यवस्था था, जिसने पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन जो है इसको पहले शुरू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 22 मार्च 1793 में। सबसे पहले कहां शुरू किया गया? बंगाल और बिहार में ये व्यवस्था सबसे पहले शुरू कर दी गई थी डियर, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहा गया है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो मैंने अभी बताया कि वह कौन था। स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। कुछ देर पहले मैंने बताया, पूरा डिटेल कर दिया है मैंने कि कौन था उस वक्त। लॉर्ड डलहौजी था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ। चलो, तो बस इतना याद रखना है कि हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया? डलहौजी ने। लेकिन पूछे कि हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत प्रथम राज्य किसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? वह प्रथम राज्य कौन सा था जिसे इन्होंने विलय किया? तो आप लोग जानते हैं प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा था। उसके बाद कौन आया? सतारा के बाद संभलपुर आया। संभलपुर के बाद कौन? जैतपुर। कौन हुआ? सतारा हुआ प्रथम राज्य, फिर संभलपुर हुआ, फिर जैतपुर हुआ, फिर क्या हुआ? बघाट हुआ, फिर उदयपुर हुआ। एक सेकेंड, पहले जैतपुर होगा, सतारा के बाद कौन आएगा? जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, और झांसी को भी इसने, झांसी आप जानते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ। तो इन्होंने उसको भी, आपको पता है, उसे भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था, झांसी को भी। झांसी के अलावा नागपुर और अवध, नागपुर और अवध, जिसमें से दो आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। एक सतारा, क्योंकि प्रथम है, सतारा पुलेता है प्रथम राज्य को सबसे पहले जो है विलय किया था। तो पहले क्या किया था? सतारा, सबसे पहले सतारा। और सबसे महत्वपूर्ण है कुशासन। कुशासन के आधार पर किसे किया था? तो अवध को किया था। तो ये सारी चीजें आपको डियर याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। कहा गया ब्रिटिश सरकार के भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें माले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आप जानते हैं 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, क्या है? हाँ, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, क्या है भैया? भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, याद रखेंगे, यह 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। 1919 ईस्वी को जितने लोग ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन कर रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आप जानते हैं इस एक्ट के तहत, मार्ले मिंटो सुधार के तहत, केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई। और इसके अलावा मुस्लिम के पृथक निर्वाचन, सबसे महत्वपूर्ण है, मुस्लिम के पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था भी इसमें किया गया। आपको याद रखना है, इसी के कारण जो है, इसी का परिणाम है जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर, एक काल के अंतर में
भारत के विभाजन का आधार बना था। तो भारत के विभाजन का आधार कौन बना? मार्ले मिंटो सुधार 1909। बहुत बार पूछ लिया गया है कि भारत के विभाजन का आधार कौन बना, तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार बना। क्यों? क्योंकि इसी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन लाया गया। क्या लाया गया? आप जानते हैं, हाँ, पृथक निर्वाचन। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कब लाया गया? 1909 ईस्वी में लाया गया। क्या? पृथक निर्वाचन और मताधिकार। और मताधिकार की व्यवस्था। जब यहां से पृथक निर्वाचन, मुस्लिम हिंदू को अलग अलग निर्वाचन किया जाने लगा, यहीं से हिंदू मुस्लिम, पहले हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, अभी भी है हमारे भारत देश में, अभी भी एकता बनी है। लेकिन उस वक्त का कारण यह था कि जब ऐसा हुआ पृथक निर्वाचन, तो जैसे आप जानते हैं एक ही परिवार में, एक ही घर में जब दरार पड़ता है तो फिर वहां समस्या शुरू होती है। उसी प्रकार से इसमें दरार पड़ गया कि पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है। इसी वजह से जो है धीरे धीरे क्या हुए, मुस्लिम वर्ग अलग होना शुरू हो गया। और एक समय आया जब क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद एक भारत बना और एक पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सारी चीजें डियर आप सभी को याद रखना है। मार्ले मिंटो अधिनियम का एक महत्वपूर्ण है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन और मताधिकार की क्या कर दी गई, व्यवस्था कर दी गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की थी? किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और बढ़िया सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, चलो अब आपको ध्यान देना है। कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना, लेकिन किस एक्ट के तहत करना, ये दोनों चीज अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरी चीज समझते रहो। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, आप जानते हैं ब्रिटिश, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी 1773, आप जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसे कहा जाता है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एक्ट के तहत इंग्लैंड के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट को अधिकार प्राप्त हुआ, ब्रिटिश सम्राट को अधिकार प्राप्त हुआ, किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के लिए इन्हें क्या हुआ? अधिकार प्राप्त हुआ। और इन्होंने 26 जुलाई, याद रखना, इन्होंने 26 जुलाई 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। वही सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्या कर दी भैया? 26 जुलाई 1774 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद ध्यान रखना है,
सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 सदस्य, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। एक सेकेंड, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। 4 सदस्य का मतलब ये हुआ, अब 4 सदस्य का मतलब ये नहीं है, 4 सदस्य का मतलब ही नहीं, यह नहीं है। आप जानते हैं यहां कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए? 4 न्यायाधीश, सदस्य नहीं, न्यायाधीश। बताओ, 4 न्यायाधीश की नियुक्ति, 4 न्यायाधीश यहां पर नियुक्त किए गए, जिसमें से आपको पता है एक था मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। याद रखना है डियर, क्या करना है? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले लाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, आपको याद रखना है। हाँ, और यही अंग्रेजी कानून के अनुसार, यही अंग्रेजी कानून के अनुसार जनता के, यानी जनता का मतलब इन्हीं, यही प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे, प्रजा या जनता। इसी के तहत ये 4 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों ने मिलकर, यही लोग मिलकर क्या करते थे? प्रजा के मुकदमों का निर्णय लेते थे, निर्णय करते थे। आपको पता है इसका कार्यक्षेत्र, ये जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है, कलकत्ता में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थापना की? कहां पर भैया? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए, क्या क्षेत्र? हाँ, इसका क्षेत्र अगर पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? अगर इसका क्षेत्र पूछे डियर तो आपको याद रखना है इसका क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्षेत्र क्या था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। इसका क्या था भैया? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। इसका क्या था? इस सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र था। आप सभी को याद रखना है। पूछ लिया जाए इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखना है इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश महत्वपूर्ण है। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? आपको पता है सर एलिजाह एप्पे। कौन थे? सर एलिजाह एप्पे। याद रहेगा कौन थे? आप सभी को पता है सर एलिजाह एप्पे थे। आप सभी को याद रखना है, ठीक है? हाँ, चलो। और उसके बाद अन्य 3 कौन थे? अन्य 3 न्यायाधीश। अन्य 3 न्यायाधीशों को भी देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन था? पहला था चेम्बर्स, लिमेस्टर, कौन था? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कौन? प्रथम न्यायाधीश कौन? सर एलिजाह एप्पे होता है। कौन? सर एलिजाह एप्पे। अन्य 3 कौन है? चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। आपको इन सभी को याद रखना है, अन्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। आपको यहां तक पूरा रट लेना है, याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ बिल्कुल भैया, ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो। चलिए आगे, नेक्स्ट। कहा गया भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? जल्दी से बताएंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच में चलाई गई थी? तो मैंने अभी पहले ही आप सभी को बता दिया है, आपको रट गया होगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के मध्य में, कहां पर? बंबई से थाने के मध्य में
1853 ईस्वी। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये किया गया। नेक काम, महत्वपूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ काम। ऑप्शन नंबर सी 34 का जितने लोग कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलो अगर पहला पूछ ले आपसे कि पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग, अगर पूछ लिया जाए पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, याद आ गया। पहला विद्युतीकरण, पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन था? आप लोग जानते हैं पहला विद्युतीकरण जो करण रेल मार्ग है कहाँ है? मुंबई बीटी से, मुंबई बीटी से कहां तक? मुंबई बीटी से हार्बर के मध्य, हार्बर के मध्य। मुंबई बीटी से कहां तक भैया? मुंबई बीटी से हार्बर के मध्य चलाया गया डियर। आप सभी को ये सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देख लो। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो आप बताएंगे इसे किस में? आप होमवर्क में इसे छाप देंगे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी और नियमित जनगणना कब हुई थी, अभी तक टोटल कितनी जनगणना हुई है। ये सारी चीजें हम आपसे कल बात करेंगे। नहीं तो चलो देख ही लेते हैं, फटाफट से देख लो, छोटा सा है, चलो देख लेते हैं। वैसे आप लोग बताते तो ज्यादा ठीक रहता। चलो फिलहाल ठीक है, होमवर्क ही है, कमेंट बॉक्स में छाप देना आप सभी लोग कब हुई थी, कैसे हुई थी, सारा डिटेल इसके बारे में। तो ठीक है डियर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।